ओके गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको कोशिश करनी है खुद से क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो हियर द गोल इज वी आर डिस्कसिंग ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट हु हैज बीन स्टडीइंग फॉर नॉर्सेट मेंस एग्जाम यूजिंग एनर्जी ड्रिंक्स टू स्टे अवेक। मीन्स रेड बुल पी रहा है, Monster, Red Bull. Comes to the emergency department, a fluttering feeling in the chest. So there is a fluttering feeling in the chest. Fluttering feeling का मतलब क्या है? पेशेंट को palpitation हो रहा है, कुछ ना कुछ tachycardia, some sort of tachycardia. Aspirant is connected to the cardiac monitor that displayed the rhythm given below. So ये image दी गई है नीचे। पोस्टेड नर्सिंग ऑफिसर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज दिस एज विच रिदम। अब आपको देखना है बेसिकली जरा आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन, इस ECG को देखकर आपको फाइंडिंग बतानी है। सो अगर आप ध्यान से इस ECG को देखोगे, सो इफ़ यू सी हियर इन दिस ECG, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, दिस इज P वेव, QRS T, फिर क्या है P QRS T। अब इसके बाद P आनी चाहिए, लेकिन क्या आ गया? QRS आ गया। सो अगेन P QRS T, P QRS T। तो P की जगह बार बार क्या आ जा रहा है? QRS आ रहा है। तो इसको समझो एक बार। P wave is due to atrial depolarization and QRS is due to ventricular depolarization। सो अगर बार बार QRS आ रहा है बीच बीच में P wave से पहले, so that means ventricles are contracting ectopically। इसको बोलते हैं PVC, प्रीमेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और VPC, वेंट्रिकुलर प्रीमेचर कॉन्ट्रैक्शन। कई बार इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर प्रीमेचर बीट। सो इन दिस व्हाट वी कैन सी रिदम इज साइनस, बट इन बिटवीन यू विल सी प्रीमेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर बार बार P वेव रिपीट हो रही है तो उसको बोलेंगे PAC, प्रीमेचर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इज क्लियर? सो दिस इज प्रीमेचर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। Moving to next one. Nursing officer posted in emergency department is carrying a patient recently diagnosed with grave disease. So first hint in the question is patient को क्या है? Grave disease. Who was admitted following a motor vehicle accident. Second hint means patient का accident हुआ है, बाइक से एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है। नर्स नोट्स दैट वाइटल साइंस गिवन बिलो। सो आप वाइटल साइंस देखते हैं। सो बेसिकली बेस्ड ऑन दिस साइंस वी हैव टू डायग्नोज द कंडीशन। तो आपको क्या क्या दिख रहा है पहले देखो इसमें। If you see the patient's temperature, admission के टाइम पे 97, 1 hour पे 98, 2 hour पे 101, means temperature बढ़ रहा है। So I can say temperature is on increasing trend. BP अगर आप देखोगे 124/84, 142/90, once BP भी बढ़ रहा है। Pulse rate if you see, pulse rate is also increasing. Respiratory rate is also increasing, means patient को tachycardia है, tachypnea है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इफ़ यू सी इट इज़ फॉलिंग, ये देखो आप कम हो रहा है, 94, फिर 95 हो गया। सो अंडरस्टैंड दिस मीन्स पेशेंट को सजेस्ट देयर समथिंग इज ऑलरेडी अ नोन केस ऑफ ग्रेव डिसीज। तो ग्रेव डिसीज बेसिकली क्या होता है? ग्रेव डिसीज इज मोस्ट कॉमन कॉज, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ग्रेव डिसीज। सो अब ऑप्शन देखते हैं एक एक करके, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर सिर्फ हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात होती सो पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ BP बढ़ता, राइट? BP बढ़ता, पेशेंट को बुखार नहीं आता। सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज नॉट द आंसर। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, अगर सिर्फ इसकी बात होती तो पेशेंट का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता, उसको सिर्फ फीवर आते जाता। फीवर के साथ में टैकिपनिया हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों हो रहा है। फीवर इफ यू सी लाइक टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, BP इज इंक्रीजिंग। सेरोटोनिन सिंड्रोम इज ड्यू टू सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन इज अ वेजोडाइलेटर। तो इसमें पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट को डायरिया होगा, चेहरा लाल हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ स्किन।
फ्लशिंग ऑफ स्किन। सो यहाँ पर क्या होता है, अंडरस्टैंड दिस, कई बार हाइपर थायराइड के पेशेंट में, कई बार थायराइड की सर्जरी के टाइम पे एकदम से T3 T4 ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, और T3 T4 जब ज़्यादा हो गए दे विल इंक्रीज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको हम बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। सो बेसिकली थायराइड स्टॉर्म इज नथिंग, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइड सर्जरी, और समटाइम यू कैन सी दिस इन ग्रेव डिसीज पेशेंट। अगर ग्रेव डिसीज का पेशेंट सपोज दवाई लेना बंद कर दे, और आई कैन से ग्रेव डिसीज के पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, so that accident is the trigger, this motor vehicle accident is the trigger, so it's a case of thyroid storm. Moving to next one, an 8-year-old girl present with complaint of cough, खांसी हो रही, hemoptysis and swelling of both legs, so there is edema in both legs, दोनों पैर में सूजन है, swelling है, urinalysis was noted for hematuria and proteinuria. So now they are telling you it's a clear-cut case of glomerulonephritis. So it's a clear-cut case of glomerulonephritis. Patient को hematuria हो रहा है, proteinuria हो रहा है. Serum anti-GBM is anti-glomerular basement membrane antibodies were positive. So what, join the clinical dot and guess that child must most likely suffering from. So understand this, glomerulonephritis के कुछ types होते हैं, like nephritic syndrome, nephrotic syndrome. So there is a type of glomerulonephritis which will have respiratory tract involvement, especially lower respiratory tract involvement, and there will be kidney involvement. So respiratory tract involvement की वजह से patient को क्या होगा, hemoptysis होगी. Hemoptysis means खांसी के साथ खून आएगा, तो उसको बोलते हैं मीन्स बलगम के साथ खून आना, राइट. उल्टी के साथ नहीं, बलगम के साथ, उल्टी के साथ खून आता उसको बोलते हैं हेमाटोमेसिस. इट इज कॉल्ड हेमोप्टिसिस एंड पेशेंट विल हैव हेमाचूरिया. और एंटी जीबीएम एंटीबॉडी कहाँ मिलती है, एंटी जीबीएम इज सीन वेयर, इन गुड पास्चर सिंड्रोम. सो आपको गुड पास्चर को याद करना है हिंदी में, G फॉर गुर्दा, गुर्दे मीन्स किडनी, P for फेफड़े, फेफड़े means lungs. So what we have here, gurda and फेफड़े. So hemoptysis and hematuria, it is classically seen in good pasture syndrome. Now see, IgA nephropathy can also have hematuria, but hemoptysis इसमें नहीं होता, so that's why it's not the answer. IgA nephropathy basically mesangial cells में, mesangium के पास you will see IgA will deposit. इसका दूसरा नाम होता है बर्जर डिसीज. मिनिमल चेंज डिसीज में प्रोटीनूरिया होता है लेकिन हेमाचूरिया नहीं होता. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में भी प्रोटीनूरिया होता है, हेमाचूरिया नहीं होता. तो इट्स बेसिकली दीज टू, B and D, these are नेफ्रोटिक सिंड्रोम. और गुड पास्चर क्या है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम. नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ज़्यादा क्या होता है, हेमाचूरिया. मूविंग टू नेक्स्ट वन, नर्सिंग ऑफिसर इज टेकिंग वाइटल साइंस ऑन पेशेंट हु रिपोर्ट्स बीइंग फटीग, थकान हो रही है एवरी डे एंड गेनिंग वेट लेटली डिस्पाइट नॉट ईटिंग मच. सो पहले तो आपको डायग्नोस बनाना है, व्हाट इज द डायग्नोसिस इन दिस के पेशेंट, व्हाट इज द डायग्नोसिस. थकान हो रही है, सो डायग्नोसिस फॉर दिस कंडीशन आई कैन से कि देखो वजन बढ़ रहा है और खाना कुछ खा नहीं रहे, शी इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, राइट, स्टिल गेनिंग वेट. सो व्हाट इज द डायग्नोसिस, इट्स अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. It's a case of hypothyroidism. So first of all, you should know, let us discuss the difference in symptoms between hypo and hyperthyroidism. So पहले हम symptom, clinical symptoms में differentiate कर लेते हैं. तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ hyperthyroidism और एक तरफ लिख रहा हूँ hyper. So hypo and hyper. Hypothyroidism and hyperthyroidism. तो कैसे आप क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करोगे इन दोनों केसेस को.
सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इफ यू सी हाइपोथायरॉयड का पेशेंट कैसा होगा, दिस पेशेंट विल बी कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज इन वेट, मीन्स वेट गेन डिस्पाइट ऑफ लो एपेटाइट. पेशेंट बोलेगा एक रोटी दिन भर में खाता हूँ फिर भी वजन बढ़ रहा है, राइट. वेट गेन एंड लो एपेटाइट. Low appetite, and this patient hyperthyroidism, this patient will tell you कि रोज की 10 रोटी खाता हूँ फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, मीन्स देयर इज और वजन कम हो रहा है. so there will be weight loss and patient will have voracious appetite, or I can use the term increase in appetite. खाता बहुत. Then second difference I can say, in hypothyroidism you will see patient will be lazy person, sleeping more in the bed. सोते रहेगा, लेटे रहेगा बेड पे. So I can say there will be decreased activity, and increased sleep. Decreased activity and increased sleep. यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा. हाइपरथायरॉयड का पेशेंट कुछ ना कुछ हाथ प्रेस के चलते रहेंगे. ही विल बी मोर रेस्टलेस, और नींद नहीं आएगी. मीन्स यू विल सी इंक्रीज एक्टिविटी and there is less sleep, तो पेशेंट विल बी रेस्टलेस. फिर जब आप पेशेंट को देखोगे, लाइक हाइपोथायरॉयड के पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पेशेंट विल हैव कॉन्स्टिपेशन. और यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट को डायरिया होगा. पेशेंट विल हैव डायरिया. फोर्थ डिफरेंस आई कैन से, इफ यू सी इस पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगेगी. वी कॉल इस कोल्ड इंटॉलरेंस. कोल्ड इंटॉलरेंस. कोल्ड इंटॉलरेंस. एंड दिस पेशेंट विल हैव हीट इंटॉलरेंस. हीट इंटॉलरेंस. फिफ्थ डिफरेंस आई कैन से, hypothyroid patient, if you see these patient like they will have hypertension. so patient का BP कुछ ऐसा रहेगा, like it could be I can say 140 by 100, or I can say sometime blood pressure will be like 120 by 100. so देखो 140 तो बड़ा BP है, so इसको हम बोलते हैं यूजुअल हाइपरटेंशन. और यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, इफ़ यू नोटिस हियर केयरफुली, ओनली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज. सिस्टोलिक वाला तो नॉर्मल है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड. सो पेशेंट कैन हैव यूजुअल हाइपरटेंशन, और देयर कैन बी आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन. डायस्टोलिक हाइपरटेंशन. और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर आपको नॉर्मल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, यूजुअल हाइपरटेंशन. कमिंग टू सिक्स्थ डिफरेंस विच आई एम राइटिंग हियर, लाइक अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयड होगा, तो आप देखोगे उसके लाइक S1, S2, S3 these heart sounds will be less audible. Why they are less audible? First is like there is a decreased basal metabolic rate, and second is there is asymptomatic pericardial effusion. तो मीन्स हार्ट के आसपास पानी भरा हुआ है. अगर आप पानी में हार्ट की आवाज़ सुनोगे तो वो कम आएगी. तो यू विल सी डिक्रीज हार्ट साउंड. और कई बार पेशेंट को क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा. डिक्रीज हार्ट रेट means bradycardia, and you can see like these sounds will be less audible. These sounds are less audible. Then coming to hyperthyroidism, तो यहाँ पर क्या होगा, you can see patient will have tachycardia. So नॉर्मल लोगों को भी tachycardia होता है, right? बट यहाँ पर जब हम रेस्ट करते हैं, when we are resting, when we are sleeping, we will not have tachycardia. Here patient will have tachycardia even at rest. तो उसको बोलते हैं resting tachycardia. Resting tachycardia.
और स्लीपिंग टैकीकार्डिया. नेक्स्ट डिफरेंस विच आई कैन से लाइक हाइपोथायराइड के पेशेंट के अंदर मिक्स्ड एडीमा होगा. सो मिक्स्ड एडीमा इज अ कॉम्प्लिकेशन. So mixed edema means there can be mixed edema means edema in the heart. We call it pericardial effusion. Sometimes patient have psychotic features को बोलते हैं mixed edema, psychotic features. Sometimes you can see a puffiness in the face, उसको बोलते हैं mixed edema face. यहाँ पर भी mixed edema होता है लेकिन सिर्फ tibial एरिया में. So उसको मैं लिखूँगा pre-tibial mixed edema. pre-tibial mixed edema. और मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है. सो लेकिन आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज ग्रेव डिसीज. इट इज ग्रेव डिसीज. तो ये आपको याद रखना है डिफरेंसेस इन हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे. So that you will get an idea. So what are the symptoms you are expected to see in a patient with hypothyroidism? So cold intolerance होगा, yes. इनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती. Difficulty concentrating, अब देखो concentrate नहीं कर पाएगा because lazy है, आलसी है, सोया पड़ा हुआ है. So ये actually दोनों में होता है. Difficulty concentration is a feature which is seen in both. So that's why our thyroid need to be in a balanced state. तो ये दोनों में होगा. बुखार जनरली पेशेंट को नहीं आता. मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी दोनों में होती हैं. नाइट स्वेट्स टैकीकार्डिया दीज आर सीन इन हाइपर. ये हाइपर में मिलते हैं. नाइट स्वेट और टैकीकार्डिया हाइपर में मिलते हैं. इसलिए हाइपर वाले की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन, और हाइपो में कैसी होती है, ड्राई स्किन. सो ये हाइपर में मिलते हैं. सो व्हेन यू सी दिस ऑप्शन, सो 1, 3, 5 इज़ नॉट द आंसर बिकॉज नाइट स्वेट तो होता ही नहीं है. तो देखो नाइट स्वेट वाले 5 और 6 वाले सारे ऑप्शन हटा दो. 5, 6 वाले सारे ऑप्शन हटा दिए मैंने. अब बचा क्या, 1, 2, 4. सो आंसर इज 1, 2 एंड 4. थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट अगेन अ प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. मूविंग टू नेक्स्ट वन. व्हाइल एग्जामिन अ पेशेंट विथ लिम्फेडेनोपैथी. पेशेंट को लिम्फेडेनोपैथी हो रही है. यू आर अनेबल टू पिंच द स्किन ऑफ द पेशेंट ऑन द बेस ऑफ द टोस. आप टोस के बेस पे स्किन को पिंच नहीं कर पा रहे हो. व्हाट इज दिस साइन कॉल्ड? दिस साइन इज कॉल्ड स्टेमर साइन. दिस साइन इज कॉल्ड स्टेमर साइन. सो दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर अदर साइंस. बाकी साइंस क्या होते हैं? तो पहले तो इंपॉर्टेंट है लेवाइन साइन. व्हाट इज लेवाइन साइन? नाउ टेल मी व्हाट आई मीन बाय लेवाइन साइन. लेवाइन साइन मीन्स इट इज नथिंग. पेशेंट को चेस्ट पेन होगा. सो पेशेंट विल बी कंप्रेसिंग द चेस्ट विद डोमिनेंट हैंड लाइक दिस. इसको बोलते हैं Levine sign. We call this Levine sign. Then what is this Frank sign? Right? To understand this, so this Frank sign. This is Levine sign. What is Frank sign? So Frank sign क्या होगा? यहाँ पर if you see ear lobe के पास यहाँ पर एक क्रीज बन जाती है. So कुछ लोगों में ऐसी क्रीज बनती है. So I can say a diagonal crease. So this is like extending at 45 degree diagonal crease in earlobe. So ऐसा मानना है like it's a marker of it's a I can say marker, dermatological marker. अगर ऐसी लाइन किसी पेशेंट के अंदर बनती है यहाँ पर, तो that is a marker of coronary artery disease. फिर आता है विंटर बॉटम साइन. विंटर बॉटम साइन इट इज नथिंग. यहाँ पर नेक की पोस्टीरियर एरिया की लिम्फ नोड, गर्दन की साइड वाली या पीछे वाली लिम्फ नोड ये सूज जाती है. तो लेट मी शो यू ऑल दीज साइंस. It is posterior cervical lymphadenopathy. LAD. LAD means lymphadenopathy. So let us see. You can see this is a diagonal crease, which is a marker. It's a dermatological marker for coronary artery disease. इसको बोलते हैं Frank sign. So this is Frank sign. So अगर किसी अंकल आंटी में आप ये देख रहे हो तो उनका लिपिड प्रोफाइल करा लो. बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक आगे जाके इनको एंजाइना एमआई हो सकता है. नहीं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल पेशेंट इज कंप्रेसिंग द चेस्ट विद डोमिनेंट हैंड. अगर राइट हैंड पर्सन होगा तो ऐसे कंप्रेस करेगा, लेफ्ट हैंडेड होगा तो ऐसे करेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल दिस लेवाइन साइन. लेवाइन साइन इट इज सीन इन एमआई. देन दिस इज यू कैन सी lymphadenopathy. We call this winter bottom sign. So these are the signs which you have to remember.
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ओके, अब ABG तो मैंने अच्छे से पढ़ाया, तो आई थिंक यू कैन इजीली पिक दिस क्वेश्चन। पीएच नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45। सो आप देखोगे पीएच कम हो गया। PCO2 नॉर्मल वैल्यू इज 35 टू 45, तो PCO2 बढ़ गया। अब देखो डायरेक्शन कैसी है, रिवर्स, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने बताया था अगर डायरेक्शन सेम होगी, सो सेम में M है तो डिसऑर्डर इज मेटाबॉलिक। अगर डायरेक्शन रिवर्स है देन R फॉर रेस्पिरेटरी। इफ डायरेक्शन इज रिवर्स देन इट इज रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स है, सो मेटाबॉलिक इज रूल्ड आउट। ये दोनों खत्म हो गए। अब पीएच को देख लो, लुक एट द पीएच इज 7.24। पीएच कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। पीएच कम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो आंसर इज सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सिंपल, ऐसे ही कॉन्फिडेंस एग्जाम में सॉल्व करने हैं सारे, सम एवरीथिंग विल बी सिंपल, डोंट वरी। Nurse is conducting a health screening clinic at an industrial work site. Nurse should be most concerned about which patient risk of metabolic syndrome. तो पहले तो metabolic syndrome होता क्या है? That is something you have to remember. What is metabolic syndrome? So let us discuss metabolic syndrome. So understand this: patient is having diabetes. Patient is having diabetes. Patient is having hypertension. उसका BP बढ़ा हुआ है, मीन्स BP सिस्टोलिक रीडिंग 130 से ऊपर है। देन पेशेंट इज हैविंग ओबेसिटी, मोटापा है। देन यू कैन सी लिपिड एबनॉर्मलिटीज। L फॉर लिपिड, L फॉर लिपिड। तो पहला लिपिड इज TG, TG मीन्स ट्राइग्लिसराइड, एंड दूसरा लिपिड इज HDL। देखो HDL इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। सो ये 5 फीचर, तो आज हम ढोल बजाएंगे। सो ढोल देख लो, DHOLL, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लिपिड, लिपिड। सो याद रखना है, लिपिड में कहीं पर भी LDL नहीं है, VLDL नहीं है, काइलोमाइक्रो नहीं है। इट इज HDL विच इज डिक्रीज्ड एंड ट्राइग्लिसराइड विच इज इंक्रीज्ड। कई बार आपसे एग्जाम में वैल्यू पूछ लेते हैं कितने से ज़्यादा। सो डायबिटीज तो आपको पता है, फास्टिंग मोर देन 126, पोस्ट पेंडिंग मोर देन 200, HbA1c मोर देन 6.5। तो डायबिटीज तो सिंपल है। हाइपरटेंशन मीन्स BP रीडिंग बढ़ी हुई है, दैट्स आल्सो सिंपल। ओबेसिटी को कैसे ग्रेड करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दे कैन आस्क यू समटाइम लाइक हाउ यू विल ग्रेड ओबेसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का वेस्ट सर्कमफ्रेंस और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, यहाँ से इंची टेप लगा के उसका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस नापते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस, इफ दिस एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस it should be more than 102 centimeter in male patient and more than 88 centimeter in female patient. अब कई बार वैल्यू समटाइम देखिए वैल्यूज इन इंचेस, तो आपको याद रखना लाइक 1 इंच इज ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर। सो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस हो गया। ट्राइग्लिसराइड दोनों में इट शुड बी मोर देन 150। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, 150 से ज़्यादा। And if you see lipids I can say lipids means HDL value should be less than 40 in case of male and less than 50 in case of female. Female का HDL थोड़ा सा बड़ा होता है compared to male because of estrogen. HDL is considered good cholesterol. अब metabolic syndrome का diagnose बनाने के लिए there should be 3 or more feature. Out of these, any 3 or more features if they are present, then we make a diagnosis of metabolic syndrome. Clear? So अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। So let's see what we have in the option. So see, 27-year-old woman with triglyceride value 210. ये तो आ रहा है, एक फीचर हो गया, 3 होने चाहिए कम से कम 3, ढोल में 3। BP 128/80, BP नहीं है। एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 98। फास्टिंग कितना होना चाहिए डायबिटीज़ के लिए, मोर देन 126। ओके, जस्ट वापस से एक बार याद कर लो डायबिटीज़ की फास्टिंग वैल्यूज। तो डायबिटीज़ डायग्नोज करने के लिए फास्टिंग
blood sugar more than 126, postprandial blood sugar more than 200 milligram per deciliter, and HbA1c value more than 6.5. इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो देखो जस्ट सी दिस क्वेश्चन, ओनली ट्राइग्लिसराइड इज इंक्रीज, एक वैल्यू तो बढ़ी हुई है लेकिन बीपी नॉर्मल है, फास्टिंग ब्लड शुगर इज ऑल्सो नॉर्मल, so this is not a case of metabolic syndrome. Let's see next option, 45-year-old, age is not a criteria. metabolic syndrome के लिए क्या होना चाहिए, ढोल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एल मीन्स ट्राइग्लिसराइड, दूसरा एल से क्या है, HDL, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, HDL कम हो रहा है। 45-year-old मैन विथ वेस्ट सर्कमफरेंस 38 इंचेस, यहाँ फंसा दिया आपको। मैथमेटिक्स, मेडिकल प्रोफेशनल वाले वैसे ही मैथ्स में वीक होते हैं। सो इट इज़ लाइक 38 इंचेस को अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो अराउंड 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू सी 38 इंटू 2.5, सो अगर आप देखोगे लाइक 40 कितना थे, 1 से 80, तो 80 में से आप ये हो गया 38 और 19, तो अगर आप देखोगे दिस विल बिकम 8 8 16 69 20 69 25 5 8 9, तो 95 के आसपास आ रहा है। सो 102 अगर मेल दिया है तो 102 होना चाहिए, 102 से ज़्यादा सेंटीमीटर 95 आ रहा है। HDL 47, तो ये तो नहीं है। फास्टिंग, केवल फास्टिंग बढ़ा हुआ है, बाकी सब इसका ठीक है, इट्स नॉट मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मूविंग टू नेक्स्ट वन, 55-year-old वुमेन विथ वेस्ट सर्कमफ्रेंस 37 इंचेस। वुमेन में कितना होना चाहिए, 37 इंचेस। नाउ सी इफ़ यू डू 37 को आप दो बार लिख देता हूँ मैं, तो 37 मीन्स इंटू 2 हो गया, और 36 का आधा करोगे तो 18 आएगा। तो लेट मी से इसमें बाद में हम 17.5 ऐड कर देंगे, 17.5। सो इफ़ यू सी एक्चुअली 1 इंच इज इक्वल टू 2.54। सो 5 7 7 14 21 5, तो अगेन 91, सो दिस इज कमिंग 91 इन सेंटीमीटर। सो अंडरस्टैंड दिस। अब इसको देखो आप, 55-year-old वन, वेस्ट सर्कमफरेंस 37 इंचेस है। सो दिस इज इन सेंटीमीटर, इफ आई वांट टू राइट अराउंड 92 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, 91 92। ट्राइग्लिसराइड इज 190, ये भी बढ़ा हुआ है। फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। सो 3 फीचर आ रहे हैं, दिस इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। चौथा देखते हैं, 82-year-old मैन विथ HDL 45, ठीक है 45 ठीक है, 40 से कम होता है तो ये तो नहीं है। BP इज 148, एक फीचर आ रहा है मेटाबॉलिक वाला। फास्टिंग ब्लड शुगर 100, 2 फीचर आ रहे हैं, लेकिन 3 नहीं आ रहे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए यू हैव टू सी मिनिमम 3 फीचर्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ट्राइग्लिसराइड, and L4 HDL means HDL less than 40 in case of male, less than 50 in case of female. Triglyceride in both sexes more than 150, and obesity more than 102 centimeter in case of male and more than 88 centimeter abdomen circumference in case of female. So that is about any 3 features. इसमें से कितने होने चाहिए, कोई 3। So this is very simple. तो आपको याद रखना है metabolic syndrome, important, expected question, burning topic, trending topic, metabolic syndrome। ढोल याद रखना है, ढोल। ओके, 5-year-old लीसा, 5 साल की बच्ची, फर्स्ट हैड कन्वल्शन, दौरे पड़ रहे हैं, स्किन में पैच आ रहे हैं, MRI रिजल्ट एंड स्किन एग्जामिनेशन सपोर्ट डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। सो व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। सो बेसिकली जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन ऑन जेनेटिक्स। सो लेट मी राइट हियर, यू कैन सी लाइक पेशेंट विथ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस विल हैव क्लासिकल फीचर। इसको आपको याद रखना है कि ट्रायड होता है एपिलोआ। एपिलोआ मीन्स पेशेंट विल हैव एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्यों होगी मरीज को, बिकॉज दिमाग के अंदर देर आर मल्टीपल स्मॉल ब्रेन ट्यूमर, दैट दोस ट्यूमर दे आर कॉजिंग एपिलेप्सी। लो मीन्स देर विल बी लो IQ, and A4 you can see patient will have a hypertrophy of sebaceous gland, we call as adenoma sebaceum,
वी कॉल दिस एडिनोमा सीबेशियम. अलॉन्ग विद दिस, ये तो ट्रायड हो गया. किसका ट्रायड हो गया? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस का. इट्स अ ट्रायड ऑफ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. देन पेशेंट को और क्या होगा आप देखोगे, स्किन पर कई जगह लाइट शेडेड मीन्स हाइपोपिगमेंटेड, पिगमेंट कम हो जाएगा, हल्के धब्बे पड़ जाएंगे. उस धब्बों को बोलते हैं एश लीफ स्पॉट. एश लीफ स्पॉट. और कई जगह अगर आप देखोगे कमर पे या वेस्ट पे या फिर पीठ पर एक काली काली स्वेलिंग आ जाएगी, मीन्स उसको बोलते हैं बॉगी स्वेलिंग, डार्क स्वेलिंग. दैट डार्क पैच इज कॉल्ड शैग्रीन पैच. सो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एश लीफ स्पॉट इज विथ लेस पिगमेंट, हाइपोपिगमेंटेड मीन्स इसमें क्या होगा, हल्का धब्बा होगा, स्किन के कलर से लाइट होगा. और शैग्रीन पैच कैसा होगा? डार्क, हाइपर पिगमेंटेड. A mode of inheritance for this condition, basically it is due to TSC1 gene mutation. और कैसा होता है? It is autosomal dominant in nature. तो आपको याद रखना है, tuberous sclerosis is autosomal dominant in nature. मैंने जेनेटिक्स पर पूरा एक लेक्चर लिया है जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, तो उस पर आपको वो देखना है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन. 25-year-old फीमेल, 25 साल की फीमेल है, comes to your OPD with complaint of bilateral progressive conductive hearing loss. Conductive hearing loss, ENT का क्वेश्चन है. She gives history of hearing better in noisy surrounding. Noisy surrounding में अच्छा सुनाई दे रहा है. On examination, tympanic membrane appears flamingo pink. इसको बोलते हैं Schwartz sign. We call this as Schwartz sign, means tympanic membrane is looking flamingo pink in color. Following findings can be seen on pure tone audiometry. इसको शॉर्ट में बोलते हैं PTA. तो PTA में आपको क्या मिलता है? You get a notch. That notch is called Cahard's notch. In PTA, pure tone audiogram, you will get a notch. That's called Cahard notch. और Cahard notch कब आएगा? When you see like there is a dip in bone conduction at 2000 hertz. कई बार 2000-4000 हर्ट्ज के बीच में भी आता है एक डिप, उसको बोलते हैं कुकी बाइट साइन. कुकी बाइट साइन. सो यहाँ पर आप देखो डिप इन बोन का 4000 एयर कंडक्शन डिप करेगा, बोन कंडक्शन डिप करेगा. सो आंसर इज 2000 हर्ट्ज. सो दे कैन ऑल्सो आस्क यू एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. इसका पीटीए का इमेज भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. सो उसको देखो एक बार. इफ यू सी नाउ एट 2000 हर्ट्ज यू कैन सी अ डिप. दिस इज व्हाट वी कॉल इज Cahard's notch. ये जो नोच आ रही है इसको बोलते हैं Cahard's notch. And where we see this? We see this in a patient with autosclerosis. कहाँ मिलता है? Autosclerosis में. A patient of multi-drug resistant tuberculosis, MDR-TB है और ATT ले रहा है. After few months, he develops an inability to distinguish between red and green color. लाल और green. अब एक कार चला नहीं पाएगा, लाल बत्ती नहीं समझ आ रही, like green light समझ में नहीं आ रही. So what is the drug? सो सबके साइड इफेक्ट पूछे हुए हैं. रिफाम्पिसिन. रिफाम्पिसिन से पेशेंट को क्या होता है? बुखार चढ़ता है, जाड़े वाला बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम. फ्लू लाइक सिम्टम. और बॉडी के सीक्रेशन कैसे हो जाते हैं? ऑरेंज. सो यू कैन सी ऑरेंज डिस्कलरेशन. सो ऑरेंज यूरिन, ऑरेंज सलाइवा, ऑरेंज टीयर. सो ऑरेंज कलर हो जाता है. इथियोनामाइड से कई बार पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है. इवन साइक्लोसिरिन से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है. इथैम्ब्यूटोल को मैं अगर चेंज करूं तो इसकी स्पेलिंग मैं ऐसे लिख देता हूं, आइथैम्ब्यूटोल. तो आइथैम्ब्यूटोल मीन्स इथैम्ब्यूटोल से रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है और ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है जिससे पेशेंट अंधा हो सकता है. So ethambutol is affecting your eyes. So answer will be ethambutol. So remember it can cause color blindness, and it can cause optic neuritis, and later on I can say there will be risk of blindness. आगे जाके पेशेंट अंधा भी हो सकता है because of this drug.
So answer will be ethambutol. Simple. Moving to next one. 32-year-old man, 32 साल का है, comes to emergency department with cardiac arrest and cardiac perfect resuscitation. मीन्स आपने CPR किया, तो CPR चल रहा है अभी, CPR in progress, monitor display pulseless electric activity, मीन्स कुछ पल्स नहीं आ रही, ECG is having flat line. तो अब क्या दोगे? एमियाडारोन देते हैं, एमियाडारोन तब देते हैं जब टैकीकार्डिया होता है, सो नॉट आंसर. कैसा भी एमियाडारोन नहीं देना है. एट्रोपिन को अब हम CPR के ट्रायल में रेकमेंड नहीं करते हैं. ब्रैडीरिथमियास में यू कैन यूज एट्रोपिन, बट वाइल CPR वी डोंट रेकमेंड एट्रोपिन. एपिनेफ्रिन देते हैं, डेफिनेटली इट इज ADR, एड्रेनलिन इंजेक्शन, तो ADR आपको CPR में देते हैं. मॉर्फिन पेन किलर, दर्द की तो बात ही नहीं है, तो अभी दर्द की दवाई देने का कोई मतलब नहीं है. मॉर्फिन वेसोप्रेसिन दे सकते हो, लेकिन द प्रेफर्ड विल बी एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन also called as ADR or adrenaline. So answer will be 3 and 5. So let us see 3 and 5. Answer is A. 3 and 5. During admission assessment of a patient who has diagnosed with systemic lupus erythematosus, nursing officer most likely to assess. अब देखो पेटेचिया, these are पेटेचिया, pruritus means itching. इचिंग को, खुजली को बोलते हैं प्रोराइटिस. एंड आर्टिकेरिया, these three things you can see in many condition. पेटेचिया आपको कई सारे स्किन की बीमारियां मिल जाएगा, इवन लाइक डेंगू में भी मिलता है पेटेचियल रैश, कभी टाइफाइड में मिल सकता है. प्रोराइटिस आपको बहुत जगह मिल सकता है. वो आर्टिकेरिया भी कई सारे एलर्जीज में होता है. बट बटरफ्लाई शेप रैश इज क्लासिकली सीन इन अ पेशेंट विद SLE. तो कैसी रैश दिखेगी? दे कैन आस्क यू अगेन एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन. सो यू कैन सी दिस इज अ रैश. If you see the shape of rash, it will make a butterfly. We call this butterfly shape rash, and where we see this in a patient with systemic lupus erythematosus. Okay, a child who has undergone spinal fusion for scoliosis. Complaints of abdominal discomfort. पेट में दर्द हो रहा है. Patient scoliosis. Scoliosis means उसकी ऐसे है. साइडवर्ड स्पाइन उसका ऐसा है, राइट. यू कैन सी स्पाइन इज लाइक दिस, स्पाइन टेढ़ा है साइड में. नाउ सी, लुक एट मी, दिस इज कॉल्ड काइफोसिस. फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन इज काइफोसिस. बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस. साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड साइड. S4 साइड, S4 स्कोलियोसिस. सो नाउ इज हैविंग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड बिगिंस टू हैव वॉमिटिंग. उल्टी भी हो रही है. नर्स नोट एब्डोमिनल डिस्टेंशन. एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अब क्या हो सकता है? नाउ सी, एब्डोमिनल अगर डिस्टेंशन है, डिस्टेंडेड है, तो मीन्स टेंडर भी होगा. सो इट कुड बी लाइक पेरिटोनाइटिस और सम एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो ऐसे केस में नर्स को क्या करना चाहिए? प्लेस द चाइल्ड इन सिम्स पोजिशन. नो, उल्टी की दवाई नहीं. नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. अभी कोई फ्लूइड नहीं देने. तो ऐसे में सबसे पहले आपको फिजिशियन को नोटिफाई करना है. देन आगे इसके टेस्ट कराने, इसका एक एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे इरेक्ट. सो वी कैन ऑल्सो गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड टू सी व्हाट इज द रूट कॉज. आपको कॉज ढूंढना है. ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अ फीमेल पेशेंट कमिंग टू क्लिनिक विथ सस्पेक्टेड लोअर UTI. सो UTI है, क्लिनिक में आ रही है. ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको देखनी होती है, क्लिनिक में आ रही है. यूरिन एनालिसिस कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ सिस्टाइटिस. सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है. विच सिम्टम रिपोर्टेड बाय द पेशेंट वुड बी मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस कंडीशन. क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं इसमें? चिल्स एंड वॉमिटिंग अगर होती तो मेंशन होता, क्लिनिक में नहीं आती, इमरजेंसी में आती. फ्लैंक पेन होता है. फ्लैंक पेन जनरली तब होता है जब सिस्टाइटिस, देखो तो 3 चीज़ें होती हैं. वी हैव UTI. This can progress to form cystitis, and cystitis can progress to form pyelonephritis. So अगर पेशेंट को pyelonephritis है, then here you will see all the symptoms. फीवर भी होगा, यहाँ पर फीवर भी होगा, फ्लैंक पेन भी होगा. UTI में जनरली जस्ट यूरिनेशन में बर्निंग होती है, और सिस्टाइटिस में क्या होगा? बर्निंग के साथ साथ यू विल सी लाइक सम फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी यू कैन सी. तो फ्लैंक पेन नहीं होगा अभी. पेनफुल यूरिनेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन और पेनफुल यूरिनेशन सीन, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी,
urgency बढ़ेगी, and there will be sense of incomplete evacuation. So these are the symptoms that we see. तो answer will be 3, 4, 5. I repeat, flank pain हो सकता है, लेकिन वो कब होगा? When cystitis is converted into pyelonephritis. All these are ascending infection, और तीनों का most common cause is E. coli. Most common cause will be E. coli for all these three conditions. ओके ये तो हमने शायद पहले डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. 65-year-old मैन प्रेजेंट विथ acute onset of pain, swelling and erythema of left knee. He denies previous episode of trauma or trauma to the kidney. So means कोई he denies previous episodes or trauma to the knee. Differential diagnosis includes septic arthritis and gout. एक्चुअली इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल जो होना चाहिए वो सेप्टिक अर्थराइटिस और सूडो गाउट का होना चाहिए, ना कि गाउट का, बिकॉज गाउट तो मेनली ग्रेड 2 पे अफेक्ट करती है. फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टडी टू डिफरेंशिएट गाउट एंड सेप्टिक अर्थराइटिस. नाउ सी बोथ आर पेनफुल कंडीशन, दोनों में काफ़ी दर्द होता है. तो एक्सरे से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, WBC काउंट से नहीं कर सकते, MRI से नहीं कर सकते, आपको साइनोवियल फ्लूइड का सैंपल लेना पड़ेगा. तो साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेट कैन डिफरेंशिएट सेप्टिक अर्थराइटिस एंड गाउट. सेप्टिक अर्थराइटिस में ग्लूकोज कम हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड ग्लूकोज कम हो जाएगा. गाउट के अंदर ग्लूकोज नॉर्मल रहेगा और आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है. अ 5-year-old बॉय, 5 साल का बच्चा पीडियाट्रिक इमरजेंसी में गया विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, बुखार आ रहा है फ्रॉम पास्ट 5 days. फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स द कंडीशन डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस गिवन बिलो. जॉइन द डॉट टू डायग्नोस द कंडीशन. सो क्या क्या आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यू कैन सी कार्डियक मैनिफेस्टेशन. So there is involvement of heart. So here you can notice like some sort of cardiomegaly. There's some form of coronary artery occlusion. Then you can see strawberry tongue. So देखो टंग रेड दिख रही है because of glossitis. टंग कैसी हो गई? लाल हो गई. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? You can see some feature of CAD. CAD means coronary artery disease के फीचर है. हाथ में क्या दिख रहा है आपको? रैश दिख रही है, एरिथेमा, रेडनेस है. एंड यू कैन सी लाइक आईज भी रेड है, आंखें भी रेड है और चीक्स भी रेड है. सो अगेन यू कैन सी कंजंक्टिवाइटिस, एंड फेशियल फ्लशिंग. ये सारे फीचर्स, मैं इसको एक्चुअली फ्लशिंग नहीं बोलना चाहूँगा. आई रादर कॉल दिस एज रैश इन द फेस. यू कैन सी अ रैश इन फेस. फेस पे भी रैश है. इफ आई वांट टू जॉइन द डॉट्स हियर, व्हाट आई कैन सी, कंजंक्टिवाइटिस, रैश, हाथ पे रैश है, स्ट्रॉबेरी टंग, दीज आर ऑल फीचर्स seen in a patient of Kawasaki disease. ITP is immune thrombocytopenic purpura. So immune condition है, तो जनरली ये बच्चा नहीं होगा, बड़ा होगा. ITP में रैश मिल सकती है, लेकिन स्ट्रॉबेरी टंग इज़ अनलाइकली. रोमैटिक फीवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कार्डियक मैनिफेस्टेशन होती हैं, वो भी वल्वुलर वाली, MI नहीं आता. 5th डिसीज में सिर्फ चेहरे पर रैश होगी, बाकी कुछ नहीं होगा. सो आंसर इज कावासाकी डिसीज. सो क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इससे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. सो रिमेंबर, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन इज IVIG, IV इम्यूनोग्लोबुलिन. सो आपको पेशेंट को IV इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है. A 52-year-old man diagnosed with heart failure admitted in the hospital. तो पेशेंट को हार्ट फेलियर है इन द हॉस्पिटल, who has an 8-hour urine output. 8 घंटे से यूरिन आउटपुट 200 ml आ रहा है. 8 घंटे से यूरिन आउटपुट 200 ml आ रहा है. इट मीन्स when urine output is less than 200 ml, what we call this? We call this oliguria. So heart failure का पेशेंट है, अब किडनी पर भी असर पड़ रहा है, right? So what is nurse first step? Promote the patient to increase his fluid intake. देखो ऐसा क्यों हो रहा है? पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो रहा है because the entire fluid is accumulating somewhere. कहीं ना कहीं फ्लूइड जमा हो रहा है. और हार्ट फेलियर में क्या होता है? जनरली यू कैन सी पेशेंट कैन डेवलप पल्मोनरी एडिमा. सो पल्मोनरी एडिमा उसको हो सकता है. सो और फ्लूइड तो आप नहीं दोगे, राइट? और फ्लूइड तो नहीं दोगे. ऑस्कल्टेट द पेशेंट ब्रेथ साउंड, ये आप कर सकते हो. सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस इन ऑप्शन.
Why breath sound? Because there may be pulmonary edema, so you can see some sort of I can say crackles. आपको पेशेंट के ऑस्कल्टेशन में क्रैपिटेशंस मिल सकती हैं, क्रैकल्स मिल सकती हैं. प्रिपेयर एन IV लाइन फॉर डायरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. नो. हार्ट फेलियर का एडिमा जनरली आपको एंटी हार्ट फेलियर मेडिकेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे. डायरेटिक्स आप दोगे लेकिन बाद में. रिपोर्ट द फाइंडिंग टू वार्ड इंचार्ज फिजिशियन. तो इसमें अब 2 ऑप्शन बचते हैं, B और D. तो एक्चुअल में पहले आप क्या करोगे, पहले आप पेशेंट की ब्रेथ साउंड ऑस्कल्टेट करोगे, फिर आप, तो आई एम राइटिंग लाइक दिस, 1 पहले आप ये करोगे, दूसरा आप ये सब बताओगे इंचार्ज फिजिशियन को, और तीसरा नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज यू विल प्रिपेयर एन IV लाइन फॉर डायरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. पहला वाला ऑप्शन फ्लूइड इनटेक बढ़ाना नहीं है, तो तीनों करना है. बट व्हाट दे आर आस्किंग, फर्स्ट एक्शन. द फर्स्ट एक्शन विल बी auscultate breath sound because there may be crepitations. That's very, very important. This is not fit. They ask you what you'll do first. Okay, nursing officer observe the rhythm pattern of a patient on the cardiac monitor. Patient is dizzy, dizziness है, diaphoretic means पसीना आ रहा है, BP कम है 80-60. So basically I can say by looking at the pacing, what you can notice the patient is having bradycardia. अगर आप देखोगे इसको तो इसमें क्या दिख रहा है, ब्रेडिकार्डिया दिख रहा है. तो ब्रेडिकार्डिया में कार्डियो वर्जन नहीं करोगे, सलाइन बोलस हार्ट BP बढ़ा देगा बोलस, लेकिन ये रीडिंग को नहीं बढ़ाएगा. पेसिंग करोगे, यस. IV एडनोसिन इंट्रावीनस पुश, एडनोसिन कब दोगे, टैकिर्डिमियास में, स्पेशली PSVT में. तो बेसिकली आपको ये पेसिंग देखनी है. अगर उसकी हार्ट रेट कम आ रही तो आपको उसको बढ़ाना है. कैसे बढ़ाना है, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग. सो आंसर विल बी C. 42-year-old man suffering from unstable angina. First hint, and chronic kidney disease. CKD भी है. He is receiving a continuous infusion of unfractionated heparin. हेपारिन चल रहा है. तो हेपारिन की टॉक्सिसिटी को आप कैसे मॉनिटर करते हो, APTT से मॉनिटर करते हो. दैट्स करेक्ट. विच वैल्यू ऑफ APTT वुड इंडिकेट द नर्स दैट द हेपारिन थेरेपी इज नॉट ऑप्टिमल थेरापेटिक लेवल. अब इसको देखो एक बार. तो जनरली अंडरस्टैंड दिस, व्हाट वी डू, वी check APTT level, and this APTT level we try to keep this APTT level in a therapeutic range. So generally वो किस रेंज तक होता है, that is I can say 15 seconds to 35 seconds. So आपको किस वैल्यू पर पता चलेगा कि थेरेपी इज एट एन ऑप्टिमल थेरापेटिक लेवल. तो जब आप हेपारिन पेशेंट को देखते हैं तो अगर APTT इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब हेपारिन कुछ नुकसान नहीं कर रहा है. लेकिन अगर APTT 60 सेकेंड या उससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आप हेपारिन का मैक्सिमल डोज दे रहे हो, इससे ऊपर आपको नहीं जाना. तो ये आई कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटाबेस क्वेश्चन है. तो आपको याद रखना है नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है, लेकिन 60 सेकंड के ऊपर आपको नहीं जाना है. इसके बाद हेपारिन को आपको बंद कर देना है, क्योंकि इसके बाद टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी. सो दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हेपारिन टॉक्सिसिटी. हेपारिन की टॉक्सिसिटी में आपको क्या देना है. तो सो इन हेपारिन टॉक्सिसिटी यू विल गिव प्रोटामिन सल्फेट. In heparin toxicity, you will give protamine sulfate. It is the drug of choice for heparin toxicity. Okay, next question is central pressure of a patient is 24 mmHg. CVP 24 है, so it means patient is in heart failure. पेशेंट हार्ट फेलियर के अंदर. तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि हार्ट फेलियर के क्या क्या साइंस. क्रैकल्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई जरूरी नहीं है, हाइपोटेंशन होता है, JVP होता है. सो एक्चुअली आई कैन से ऑल फाइट, इवन ड्राई, ऑल कैन बी फीचर ऑफ हार्ट फेलियर. तो आपको चुनना है कि 1 and 2, सिर्फ ये 2, नो. 1, 2, 3, 4 क्रैकल्स, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइपोटेंशन. Now see, CVP अगर बड़ा हुआ है, it means it is telling you like there is some sort of JVP distension. So JVP distension तो होगा ही होगा. So 4 ऑप्शन कहीं पर आ रहा है. So this is basically 4 should be in the option. So 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 5. So answer will be
क्रैकल्स इन द लंग, JVP डिस्टेंशन है, पीडीएडिमा. सो दीज आर द साइंस विच आर टेलिंग यू लाइक पेशेंट इज हार्ट फेलियर एंड पेशेंट का CVP कितना है 24, CVP बढ़ा हुआ है. 55-year-old male known case of chronic renal failure on twice weekly hemodialysis present to the emergency room with acute pulmonary edema. तो जनरली देखो डायलिसिस हम क्या होता है, इट इज थ्राइस एंड वीकली रिकमेंडेशन. सो जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि पेशेंट को डायलिसिस हफ्ते में 3 बार कराना चाहिए. प्रेजेंट टू इमरजेंसी रूम विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी एडिमा हो गया आफ्टर मिसिंग द लास्ट 2 सेशन ऑफ हेमोडायलिसिस. ECG कराया, उसमें हाइपरकैलेमिया के चेंजेस आए. सो विच वैल्यू यू विल गेट दिस चेंज. अब इसको देखो, दिस पैटर्न इज व्हाट वी कॉल द साइन वेव पैटर्न. इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न. तो आपको जो याद रखना कि किस वैल्यू पे क्या चेंजेस आने हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो उसको एक बार समझ लो एक बार. सो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम, नॉर्मल पोटेशियम इज 3.5 to 5.0. ये नॉर्मल पोटेशियम होता है. अब एबनॉर्मल की बात करें तो 5.0 to 5.5, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैलेमिया. एसिम्प्टोमेटिक मीन्स इसमें ECG में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ECG बिल्कुल नॉर्मल रहेगा. एसिम्प्टोमेटिक. सो व्हाट अबाउट ECG? ECG विल बी नॉर्मल. अब देखो जब ऊपर नॉर्मल रहेगा तो यहाँ भी तो ECG नॉर्मल ही होगा. सो 3.5 to 4.5 ये तो नॉर्मल वैल्यू से भी कम है. अप टू 5 इज नॉर्मल, तो यहाँ पे ECG में कुछ नहीं आएगा. 4.5 to 5.5 इसको मैंने क्या बोला, 5 to 5.5 को एक्चुअली बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैलेमिया. तो यहाँ पर भी ECG कैसा आएगा, नॉर्मल. अगर मैं बात करूँ 5.5 तक ये हो गया. इफ आई से 5.5 to 6.5, इसमें आपको मिलेगी टॉल टी वेव, टॉल टेंटेड टी वेव. इसको अगले स्लाइड में लिखना ज़्यादा बेटर होगा. ओके, स्पेस थोड़ा कम है, सो लेट मी राइट दिस इन अ क्लियर वे बिकॉज इट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको अच्छे से फिर से लिख देते हैं यहाँ पर. ओके, सो पहले इसको देख लो. मैंने क्या बताया, 3.5 to 5 इट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम. 5.0 to 5.5 इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरकैलेमिया. एसिम्प्टोमेटिक, तो कोई सिम्टम नहीं है तो ECG भी कैसा आएगा, ऑलमोस्ट नॉर्मल. ECG will be normal. (5.5 to 6.5) इसमें क्या मिलेंगे, टॉल टी वेव. 6.5 to 7.5. तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल नोटिस लाइक पी वेव जो होगी वो गायब होना चालू हो जाएगी. यू कैन सी लॉस ऑफ पी वेव, लॉस ऑफ पी वेव. 7.5 to 8, 7.5 से 8 के रेंज में QRS आपका वाइड होना चालू होगा. फिर से देख लो एक बार, 3.5 to 5. अब यहाँ पर इन दोनों में ECG कैसा होगा, नॉर्मल होगा. तो ECG चेंजेस आपको याद रखने हैं, टॉल टी वेव फर्स्ट चेंज, उसके बाद लॉस ऑफ पी वेव, उसके बाद क्या होगा, वाइड QRS. और जैसे ही वैल्यू 8 से ऊपर जाएगी तो आपको ये पैटर्न मिलेगा. इसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न. साइन वेव पैटर्न, समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. तो देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, A और B इसमें ECG कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा. 5.5 to 7, 5.5 to 7 मीन्स यहाँ तक के रेंज में क्या मिलेगा, टॉल टी वेव मिलेगी और
लॉस ऑफ पी वेव। लेकिन साइन वेव पैटर्न कब आएगा? व्हेन वैल्यूज आर मोर देन 8। दिस पैटर्न इज व्हाट वी कॉल दिस साइन वेव पैटर्न। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं इसको आपको नोटबुक में लिख लो, पक्का नॉट स्टेट के मेंस में क्वेश्चन यहीं से आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so again this is something which is easy, so let us see what's happening here. ये जो लाइन दिख रही है, इन लाइन को बोलते हैं मीस लाइन, एंड वेयर वी सी मीस लाइन यही मिलती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलती है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है, यू कैन सी लाइक चेरी रेड कलर म्यूकोसा, यू कैन सी यहाँ पर रेड कलर हो रहा है स्किन का, चेरी रेड कलर हो रहा है स्किन का, चेरी रेड कलर स्किन। सो ये जनरली कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी दिस वन। देन व्हाट वी हैव, वी कैन सी ब्लैक कलर यूरिन। ये ग्लास में दिया हुआ है तो कोई बॉडी फ्लूइड ही होगा। इट इज अ ब्लैक कलर यूरिन दैट इज सीन इन कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग। Basically we call this carbolic acid or phenol poisoning. Then you can see this is called basophilic stippling. Basophilic stippling, और ये कहाँ मिलती है? lead poisoning, और I can say sideroblastic anemia. So अगर आप डॉट्स ज्वाइन करोगे, so A का क्या होगा? 1, B का होगा 4, C का होगा 3, D का होगा 2. So let us see, yes answer is A. So answer for this question will be A. Moving to next one, there are 4 patient comes to emergency department. 4 patient emergency department में with different condition. As a working nursing officer in emergency department, you will first assess. So इसको क्या बोलते हैं? Which of the following? इसको like आप community medicine में इसको ट्रायज बोलते हैं। ट्रायज सिस्टम मीन्स आप किस पेशेंट को पहले, जो ज़्यादा सिक है उसको आप पहले ध्यान दोगे। सो लेट्स सी अ क्लाइंट विथ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ओके, अ क्लाइंट इन 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक विथ अ पल्स ऑफ 42। डेंजरस पेशेंट है, पल्स 42 है, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, कभी भी ब्रेडिकार्डिया से कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, डेथ हो सकती है इसकी, तो इसको तो ध्यान देना ही है। अभी देखते हैं आगे के इससे डेंजरस है कि नहीं। अ क्लाइंट विथ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अ न्यू वारफरिन ऑर्डर। AF है पेशेंट को, वारफरिन का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा, वारफरिन चलते रहेगा, तो ये भी डेंजरस है, बट आई कैन से पहले वाले से थोड़ा कम। अ क्लाइंट विथ COPD, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 91, बस ये सही आ गया। अगर इसको मैंने 85 लिख दिया होता, 80 लिख दिया होता, तो ये ऊपर वाले से इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन 91 मीन्स ठीक है। अ क्लाइंट विथ पोस्ट ऑपरेटिव पेन रेटेड 8 आउट ऑफ 10। दर्द हो रहा है, दर्द को बाद में देखना, पहले इसको देखो। दिस इज मोर सिक पेशेंट बिकॉज ही इज हैविंग ब्रेडिकार्डिया 42, 3rd डिग्री AV ब्लॉक। थोड़े दिनों में ये, थोड़ी कुछ ही मिनटों में जा सकता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस पेशेंट। तो आई कैन से अगर इस क्वेश्चन को देखूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी A, तो मैं सीक्वेंस बनाऊँ, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी A, द नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी B, नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी, और COPD के पेशेंट में कुछ नहीं कर सकते, तो C और D को आई कैन से इट विल बी C और D. दिस विल बी द प्रायोरिटी लिस्ट। So first priority here in this question is A. Okay, this is like a simple question. क्या दिख रहा है आपको? We call this chalagio. It is chalagio. Okay, ये भी हमने डिस्कस किया था। 35-year-old patient present to outpatient department, complaint of excessive sleepiness, lethargy. Abdominal examination indicate no presence of free fluid, कोई free fluid नहीं है. Liver and spleen were non-palpable. Patient report history of regular alcohol consumption. अब देखो हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन इज विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में आंखों में क्या पहले इसको यहाँ देखो क्या दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डुपोट्रिन कॉन्ट्रैक्चर। डुपोट्रिन कॉन्ट्रैक्चर, तो कॉन्ट्रैक्चर कब बनते हैं? जब सिरोसिस हो जाता है। आंखों में क्या दिख रहा है आपको? एक टेरस। नाखून में क्या दिख रही है? क्लबिंग। तो बुट-चियरी सिंड्रोम में हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें जॉन्डिस मिल सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बनेंगे, क्लबिंग नहीं होगी। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा? हेमाटेमेसिस मीन्स वॉमिटिंग के साथ खून आएगा, मलेना होगा।
तो बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्चर बन रहे हैं देन थिंक इट्स अ केस ऑफ सिरोसिस, ये सिरोसिस में चला गया पेशेंट, आंसर इज बी। A 66-year-old patient present with fever, neck rigidity, headache for past 3 days. He has history of metastatic. देखो fever, neck rigidity, headache. So diagnose बन गया यहाँ पे meningitis. Meningitis. He has history of metastatic non-small cell lung cancer for which he had received intrathecal chemotherapy. अब देखो अगर कोई आई कैन से लंग कैंसर है और ब्रेन में मेटास्टाइज कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, इंट्राथीकल मीन्स या तो इधर या फिर इधर क्या दोगे, मिथोट्रेक्सेट देते हैं। मिथोट्रेक्सेट मेंशन नहीं है, कीमोथेरेपी लिखा हुआ है। वाया ऑन ओमाया रिजर्वायर। ओमाया रिजर्वायर इज अ डिवाइस, इट्स दिस काइंड ऑफ डिवाइस थ्रू विच वी गिव मिथोट्रेक्सेट डायरेक्टली इनटू ब्रेन। सो जनरली ब्रेन मेटास्टेसिस में और ब्रेन ल्यूकीमियास में हम ये देते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कार्निक्स एंड बुजेस्की साइंस आर पॉजिटिव। सो इस रिजर्वायर के इन्फेक्टेड होने के चांस जनरली किससे होते हैं, स्टैफ ऑरियस से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं तो इट कुड, मुझे लगा ये भी आपके एग्जाम का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो ओमाया रिजर्वायर स्टेफिलोकोकस ऑरियस से इन्फेक्ट होता है। देखो मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज तो ये होता है, बट ओमाया रिजर्वायर में आपको क्या याद रखना है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्लियर? Okay guys, so coming to next question. So we have following 4 patients were examined. So if you see in this question, there are 4 patients on a tilt table for postural hypotension. Blood pressure before and immediately after performing head up tilt are given. Choose the correct option regarding the patient who suffered from orthostatic hypotension. So basically just try to understand this, how we defined orthostatic hypotension. So when your systolic blood pressure will decrease by more than 20 and diastolic blood pressure will decrease by more than 10 mmHg. So this is the definition of postural hypertension. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से कम हो गया, डायस्टोलिक 10 से कम हो गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन में। सपोज आई कैन से नॉर्मल पर्सन, यू कैन सी बिफोर रीडिंग कितने दी है, 140 बिफोर टेस्ट 140। तो 140 से अगर आप 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इफ़ यू सी दिस विल कम अराउंड 120 एंड इफ़ यू सी लाइक डायस्टोलिक 90 से कितना हो गया, 76। Then coming to patient 2, if you see patient 2, you can see 132. 132 से कितना हो गया, 110 हो गया। तो आपको बेसिकली डिफरेंस देखना है, जस्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है। सो लेट मी टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंस हियर। सो 140 126, तो इफ यू सी द डिफरेंस, सिस्टोलिक में डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस विल कम 14, राइट। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर भी 14 आ गया, राइट। सो डायस्टोलिक प्रेशर 90 से 76 हो गया, मीन्स 76 प्लस थोड़ा सा मैथ्स लगा लो, 76 प्लस 14 90। तो डायस्टोलिक 10 से कम हो गया, तो दिस पेशेंट इज फिटिंग इन द कैटेगरी, यस। अगला देखते हैं, 132 से 110 हो गया, सो मीन्स 110 प्लस 20 करोगे तो 130, 22 बढ़ गया यहाँ पर, तो इफ 22 कम हो गया एंड इफ यू सी यहाँ पर सिर्फ 4 कम हुआ। तो इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, सिस्टोलिक 20 से ज़्यादा गिर जाए, डायस्टोलिक 10 से ज़्यादा गिर जाए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो सिस्टोलिक कितना हो रहा है, 132 से 110 हो गया, मीन्स 22 गिर गया, राइट। 32 से 110 हो गया, 22। सो दिस इज ऑल्सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। इफ यू सी पेशेंट 3, 126 पहले ब्लड प्रेशर था, अभी 108 हो गया। तो 126 में से अगर आप 108 माइनस करोगे कितना हुआ, 108 प्लस 10 118 128 मीन्स 18 ही हुआ। 78 से 70 हो गया, मीन्स कितना डिफरेंस आ गया, 8 ही गिरा। तो इट इज़ नॉट, समझ आया नहीं आया। अब अगला देखो 136 से 114 हो गया,
So if you do subtraction, so let me write all these things here. देखो पहले वाले में अगर आप देखोगे 140 माइनस 126 14 आ गया. So this I am writing patient 1 for patient 1. और अगर आप देखोगे 126 माइनस 76, सॉरी 90 माइनस 76, so this is also 14. तो 14 आ रहा है. सो दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, 14 हो रहा है, तो ये नहीं होगा ये. अगर आप देखोगे पेशेंट 2, सॉरी दिस इज कमिंग, यस 14 इज पेशेंट 2. इफ यू सी पेशेंट 2 को देखोगे 132. इसको मैं एक काम करता हूँ, पूरा फिर से बनाता हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन गेट अ नीट एंड क्लियर व्यू. तो इसको एक बार फिर से यहाँ से अपन चलते हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. अब देखो पेशेंट 1, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. सो डेफिनेशन क्या होगी, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज बाय मोर देन 20 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज बाय मोर देन 10, इसको बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन. सो हम अगर यहाँ देखो पेशेंट 1 का एग्जांपल, तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, पेशेंट 4. तो देखो अगर पेशेंट 1 में 140 माइनस 126, so if you see 140 minus 126, so how much difference will come? It will come 14. कितना आएगा? 14 आएगा. 90 minus 76, ये भी 14 आएगा. सो क्या ये पोस्चरल हाइपोटेंशन है? 140 से 126 हो गया, तो ये पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं है. दूसरा अगर देखते हैं 132 से कितना हो गया? 110 हो गया. 110 हो गया, तो कितना डिफरेंस आ गया? 22 का डिफरेंस आ गया. 84 से 80 हो गया. दोनों में यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी कम आया, सिर्फ 4 का डिफरेंस है. अगर एक भी वैल्यू आ रही है, यू कैन सी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 से ज़्यादा कम हो गया, सो दिस इज ऑर्थोस्टैटिक और पोस्चरल हाइपोटेंशन. तीसरा पेशेंट देखते हैं 126 से 108 हो गया. डिफरेंस इज कमिंग 18. 78 से 70 हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का आ रहा है. तो ये अगेन 8 और 18 मीन्स 20 और 10 नहीं हुआ, इट इज़ नॉट. फिर अगला देखते हैं 136 से 114 हो गया. यहाँ पर 22 का डिफरेंस आ रहा है. अगर मैं यहाँ देखूँ तो 88 से 82 हो गया, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है. देखो अब व्हाट यू वांट टू सी इन दिस क्वेश्चन इज, कैसे आप बोलोगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज बाय मोर देन 20 एंड डायस्टोलिक इज डिक्रीज बाय मोर देन 10. सो पहले वाले पेशेंट में आप देखोगे 140 माइनस 126 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है. 90 माइनस 76 46, तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है. तो ये 14 यहाँ पर क्यों आ रहा है? 14 मीन्स डायस्टोलिक कम हो गया 14, इसीलिए ये भी आंसर होगा, बिकॉज डायस्टोलिक 14 हो रहा है. दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे पेशेंट 2 132 में से अगर आप 110 को माइनस करोगे, देन डिफरेंस विल कम 22, सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर. तो ये भी होगा. थर्ड में 126 में से 108 अगर आप 126 में से 108 कम करोगे 18 आएगा. 78 में 70 कम करोगे 8 आएगा. सो इसमें ना तो सिस्टोलिक कम हो रहा है ना डायस्टोलिक कम हो रहा है. इट इज़ नॉट पोस्चरल हाइपोटेंशन. एंड सी इन दिस क्वेश्चन 136 में से 114 अगर आपने कम किया तो कितना आएगा? 22. सो आंसर विल बी 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. दिस इज द आंसर फॉर
दिस क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बट अगेन सिंपल वन. क्लिनिकल नर्स एग्जामिन अ पेशेंट विद टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी जॉगरन. जॉगरन है तो क्या मिलेगा? ड्राई आइज, ड्राई स्किन, ड्राई माउथ. फीमेल पेशेंट है, ड्राई वजाइना. सो आंसर विल बी ड्राई आइज एंड माउथ. नेक्स्ट वन, लो बैक स्टिफनेस. याद रखना, इट इज सीन जनरली इन एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. थिकनिंग ऑफ स्किन बहुत जगह होती है. मल्टीपल टेंडर पॉइंट यू विल सी इन मेनी कंडीशंस. Okay, so this is like a young child is brought to you for general checkup, which is examining as shown below. So what would be the cutoff to be labeled as child? So you can see like mid-arm circumference का जो cutoff होता है वो आपको याद करना है 6 mm. 6 mm is the cutoff for mid-arm circumference. Moving to next one. An elderly patient with osteoporosis falls onto an outstretched hand. Osteoporosis थी, गिर गया and injures the wrist. आउटस्ट्रेच हैंड मीन्स इस तरीके से गिर गया और रिस्ट में क्या हो गया? रिस्ट में प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम इन द रिस्ट. इन दिस केस व्हाट यू विल डू? इन दिस केस व्हाट यू विल डू? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. पेशेंट हैज सीवियर रिस्ट एडिमा, डिफॉर्मिटी हो गई, पेन हो गया. पेन की रेटिंग क्या है? 10. मतलब इतना तेज पेन हो रहा है. सो व्हाट शुड बी द नर्स फर्स्ट एक्शन? एडमिशन एनाल्गेसिया, पेन किलर देना है, लेकिन बाद में आइस पैक से तो नहीं. यहाँ तो पेन किलर देना है, आइस पैक तो नहीं देना है. नाउ अंडरस्टैंड, बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एसएस कैपिलरी रिफिल. बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू कैन सी अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे इंजरी हुई है, देयर कैन बी न्यूरोपैथी एंड दिस न्यूरोपैथी कैन कॉम्प्रोमाइज आर्टरीज एंड वेन्स एज वेल. सो दैट्स वाई फर्स्ट थिंग इज आपको कैपिलरी रिफिल और सेंसेशन चेक करने हैं कि कहीं कोई न्यूरोपैथी ना हो गई हो. A group of nursing students discussing about the patient clinical condition who is diagnosed with psoriasis. Psoriasis है. Psoriasis में silvery is, so select the most suitable condition which the nursing student will talk about related to the skin disorder. Silvery white scale, patches on the scalp, elbow, knees. Yes, silvery scale होती है. Palmar pustule. Yes, pustular psoriasis is the variant of psoriasis. ये भी होता है. Lesion remain 1 centimeter void and are scattered like raindrop. Yes. So answer all are correct statements. So answer will be all of the above. तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है. A 40-year-old client is admitted to coronary care unit with chest pain. Chest pain हो रही है and shortness of breath, सांस फूल रही है. Chest pain, shortness of breath. Diagnosed with anterior wall MI. What test you will do? So again मैंने बताया था मायोग्लोबिन. एक नया टेस्ट भी है, मैं यहाँ पर उसको भी लिख रहा हूँ. उसको बोलते हैं हार्ट स्पेसिफिक फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन. Myoglobin, heart specific fatty acid binding protein. Then we have another test which you should remember. Troponin, CPK, AST, LDH. These are the tests which are available for MI. So रेटिकुलोसाइट काउंट बेसिकली हीमोलाइटिक अनीमिया के लिए करते हैं. क्रेटिन फॉस्फोकाइनेस कर सकते हैं, लेकिन एज दोनों एक साथ की कोई जरूरत नहीं. सो इट इज नॉट द आंसर. एस्पार्टेट एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज मींस एएसटी करते हैं, एलेनिन नहीं करते हैं. ये करते हैं या नहीं करते हैं, तो आज पूरा ऑप्शन गलत हो गया. ESR इन्फेक्शन के लिए करते हैं, WBC काउंट इन्फेक्शन के लिए करते हैं, मीन्स अगर सेप्सिस से कोई इन्फेक्शन है. LDH CPK, सो दिस इज द आंसर. इज इट क्लियर? तो दिस विल बी द आंसर. LDH देखो ये हार्ट का मार्कर है. LDH जनरली MI में क्या होता है, LDH1 इज मोर देन LDH2, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ LDH. और दूसरा क्या है, CPK. Nurse is assessing his or patient at the beginning of shift. One of the client exhibit a rhythm that displayed P wave. P wave आ रही है, means क्या हो रहा है, atrial depolarization occurring regularly. Regular आ रही है, अच्छी बात है. PR interval of 0.2 में 3 to 5 small box, ये भी सही आ रहा है. QRS complex for every P wave measuring 0.12, ये भी ठीक आ रहा है. With a rate of 70 मीन्स नॉर्मल हार्ट रेट है. T wave कैसी है, अपराइट है, ये भी सब कुछ नॉर्मल है. तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल साइनस रिदम. ब्रैडीकार्डिया देखो, ब्रैडीकार्डिया AV ब्लॉक, ये तीनों ऑप्शन के क्यों रूल आउट हो गए एक साथ? बिकॉज हार्ट रेट 70 दी हुई है. ब्रैडीकार्डिया में फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री ब्लॉक, इन तीनों में क्या होगा, 60 से कम होगी. सिंपल. ओके, 42-year-old वुमेन दे रखा है क्वेश्चन में, तो हीमोफीलिया रूल आउट. सिंपल. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना. हीमोफीलिया सास एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो वो किस में होते हैं, वो मेल में होंगे. प्रेजेंट टू अ डॉक्टर ऑफिस विथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग.
for up to 2 week duration for each of the past 5 cycles. She also report that she has tendency to bruise. नील पड़ रहा है. Several episode of epistaxis, नाक से खून आ रहा है. Blood and hemoglobin is 8, hematocrit is 24, MCV is 70, platelet count is, देखो platelet count नॉर्मल है, 2,30,000 प्लेटलेट काउंट है. ये प्लास्टिक नियम में WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों कम होते हैं, रूल आउट. कोई न्यूरोपैथी वाले फीचर नहीं है, बीटा डिफिशिएंसी रूल्ड आउट. तो आंसर इज इट्स अ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, वी कॉल इट वॉन विलिब्रेंड डिसीज. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, तो पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग होगी. 35 ईयर ओल्ड फीमेल, एज पहली हिंट क्या बताई थी मैंने, एज इज रिकवरिंग फ्रॉम माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, डेवलप इंक्रीजिंग वीकनेस, हीमोग्लोबिन इज 9, MCV is 110. MCV is 110. Following is best test to determine whether the patient has hemolytic anemia. So किसी भी hemolytic anemia का approach क्या होता है, whenever you suspect hemolytic anemia, next test is you should go for reticulocyte count. Reticulocyte count के अलावा आप क्या कराओगे, आप कराओगे LDH लेवल. LDH के अलावा आपको क्या कराना है, हेप्टोग्लोबिन लेवल. हेप्टोग्लोबिन लेवल, तो LDH बढ़ा हुआ मिलेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, हेप्टोग्लोबिन कम मिलेगी. और फोर्थ थिंग इज आप एक सिंपल LFT कराओगे और लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या मिलेगा, अगर RBCs का हीमोलाइसिस हो रहा है देन देयर इज मोर बिलिरुबिन, सो देयर विल बी इंक्रीज इन बिलिरुबिन. तो LFT में क्या आएगा, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा. बेस्ट टेस्ट क्या होगा हेमोलाइटिक एनीमिया के लिए, माइकोप्लाज्मा एंटीजन, नो, ये सिर्फ आपको माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन बताएगा. बिलिरुबिन लीवर डिसीज में भी बढ़ता है, इसलिए इट्स नॉट अ गुड टेस्ट. हेपेटाइटिस में बढ़ेगा, सिरोसिस में बढ़ेगा. G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सिर्फ G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कराएंगे. तो बेस्ट विल बी रेटिकुलोसाइट काउंट एंड ब्लड स्मीयर. रेटिकुलोसाइट काउंट एंड ब्लड स्मीयर, दीज आर द बेस्ट टेस्ट फॉर हेमोलाइटिक एनीमिया. मूविंग टू नेक्स्ट वन. Patient present with GIT problem, gastric problem, including abdominal pain, distension, bloody or mucus-filled diarrhea, tenesmus with rectal prolapse. स्टूल एग्जामिनेशन में क्या बैरल शेप्ड एग्स आ गए, तो किसके अंदर मिलेंगे, सिंपल इजी क्वेश्चन, ट्राइकोरिस ट्रिकोरिया. तो ये आपको एग से पहचानना है, बैरल शेप एग्स आर सीन इन ट्राइकोरिस ट्रिकोरिया. 76-year-old man present with breathlessness. There is diminished expansion of left hemithorax. डलनेस टू परकशन, देखो डलनेस आ गई. अब देखो डलनेस अगर न्यूमोथोरैक्स होगा तो हाइपोरेजनेंट होगा, कॉन्सोलिडेशन होगा तो लोकलाइज डलनेस होगी, तो उसको मैं रखता हूँ ऑप्शन में. एटेलेक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टाइसिस में जनरली डलनेस नहीं आती, विथ रिड्यूस टैक्टाइल वोकल फेमिटिस एट द लेफ्ट बेस पोस्टीरियरली एंड डिक्रीज ब्रेथ साउंड. इसका मतलब it is not a consolidation, it is some fluid that is accumulating, we call it pleural effusion. पानी भरा हुआ है इसलिए क्या होगा, dullness to percussion, और there is diminished expansion because of pleural effusion. Nurse would expect a history of left upper quadrant pain worse after eating. देखो left upper quadrant में pain हो रहा है, worse after eating and not relieved by vomiting. तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, वेन एवर यू विल सी लाइक पेशेंट इज हैविंग कोलेसिस्टाइटिस में पेन हो सकता है, बट अगेन दैट इज नॉट लोकलाइज्ड टू लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. स्प्लेनोमेगाली में लेफ्ट साइड में पेन हो सकता है, बट देयर इज नो रिलेशन विथ वॉमिटिंग. लिवर कैंसर जनरली दे आर पेनलेस, सो आंसर इज एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. सो अगेन दिस पेन ऑफ पैंक्रेटाइटिस विल बी वर्स इन लेफ्ट साइड, एंड आई कैन से दिस इज वर्स आफ्टर ईटिंग. वॉमिटिंग से रिलीव नहीं होगा, एंड समटाइम इट कैन रेडिएट टू बैक में रेडिएट होगा. नर्स सस्पेक्ट दैट विक्टिम हैज सस्टेन्ड रिब फ्रैक्चर. Which assessment finding is best indication that client is experiencing secondary complication? Secondary complication from the fractured rib. देखो irregular pulse rate हो सकती है because trauma का केस है, बट ये complication fractured rib की वजह से नहीं हो रही. Asymmetrical chest expansion is seen. Expiratory wheeze on auscultation is seen in COPD. Cuff of pink prothosputum you can see in pulmonary edema, and sometimes you can see like in some valvular heart disease. So again, answer is in this question आपको कैसे पता client is experiencing some secondary complication due to fractured rib, वो आपको पता चलेगा because there is some asymmetry. एक तरफ की chest ज़्यादा मूव कर रही होगी, एक तरफ की कम मूव करेगी. Moving to next one,
55-year-old type 2 diabetic, lost weight and has had good control for his blood glucose on oral metformin. This is HB. HbA1c of 6.4, control आ रहा है. History of mild hypertension and hyperlipidemia. Which of the following statement is correct regarding routine testing? So diabetes के क्या क्या टेस्टिंग कराते हो? Dilated eye examination twice yearly. Now see, type 2 diabetes में पहले तो आप कराओगे as soon as possible. Then you will go for once in a year. So this is not a twice yearly. 24-hour urine protein annually. 24-hour यूरिन प्रोटीन हम कराते ही नहीं हैं. 24-hour यूरिन प्रोटीन किसके लिए कराते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए. होम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट एटलीस्ट वंस पर वीक. अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हम जनरली शुरू में क्या बोलते हैं? डेली. देन एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक. सो अगेन इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. माइक्रो एल्बुमिन एनुअली, यस, ये हम कराते हैं. एक शुरू में कराओगे, मीन्स इनिशियली एट फर्स्ट विजिट, देन एनुअली. Referral to neurologist for peripheral neuropathy evaluation, again this also we do, but neurologist को रेफर कब करते हैं? Again this complication is seen in late stage. So correct answer will be urine microalbumin, because diabetes patient whenever you are using metformin, so diabetic patient they have increased chance of nephropathy, and that we can prevent. We can detect nephropathy. The first sign of nephropathy is microalbuminuria in urine. Important. A 23-year-old female, symptom of fatigue, not feeling well, she appear well and the physical examination is normal. Hemoglobin is low. MCB of 76. Family history is positive for thalassemia. She also mentioned history of heavy menses in past years. Which of the following would be most helpful in distinguishing thalassemia from one of pure iron deficiency? Basically, जो मैंने आपको बताया था शीतल, sideroblastic iron deficiency, thalassemia, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज एंड लेड पॉइजनिंग. तो कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? देखो, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सब में क्या आएगा? माइक्रोसाइट्स. ऑल विल हैव माइक्रोसाइट्स, सो इट इज़ नॉट अ गुड टेस्ट, बिकॉज दीज आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया. टारगेट सेल्स थैलेसीमिया में मिलते हैं, लेकिन रिमेंबर हर बार नहीं मिलते, सो दे आर नॉट स्पेसिफिक. सो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज नॉट स्पेसिफिक. इसमें सब में क्या आएगा? सेम ही आएगा. तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहा है, आप थैलेसीमिया को आयरन डेफिशिएंसी कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट थैलेसीमिया फ्रॉम हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस. तो इससे नहीं हो पाएगा. हैम टेस्ट हम करते हैं पीएनएच के लिए, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया. सो बेसिकली आपको क्या देखना है? फेरेटिन से डिफरेंशिएट करते हैं. तो फेरेटिन कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट इवन AOCD, थैलेसीमिया, सिडरोब्लास्टिक, एंड चारों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय सीरम फेरेटिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लैबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ पेशेंट विथ ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया का मरीज है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है. दिस लैब रिजल्ट इंडिकेट. अब देखो, यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट, राइट? एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine degradation. So what we get? It is due to hypermetabolic state. लिम्फेडेनोपैथी से यूरिक एसिड का बीवन बढ़ने का कोई रिश्ता नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से नहीं है, एंसेफेलोपैथी का नहीं है. तो जनरली हाइपर मेटाबॉलिक और हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट विल लीड टू मोर डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन, एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज यूरिक एसिड. So it is due to hypermetabolic state, and leukemia is hypermetabolic state. 52-year-old man is brought to emergency department with severe chest pain. Chest pain हो रहा है, angiography is having coronary occlusion. एक thrombolytic agent आपने administer किया, means basically you have given what? You have given streptokinase or altiplase or tenactiplase, retiplase, thrombolytic कोई भी आपने दिया. Which of the following does the thrombolytic agent activate? किसको activate करता है? Thrombolytic agent, they will activate plasminogen. So sometimes we use the term TPA. TPA means tissue plasminogen activator. Altiplase को कभी कभी क्या बोलते हैं? TPA भी बोलते हैं, tissue plasminogen activator. Following is least likely to cause high amylase level. Now see, amylase means enzyme. So it's an enzyme. Enzyme का level कब बढ़ेगा? Enzyme का level बढ़ेगा जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, पैंक्रेटाइटिस इन्फ्लेमेशन होगी. तो मम्स के अंदर बढ़ेगा, बढ़ सकता है, पेप्टिक अल्सर में बढ़ सकता है, इन्फाक्शन में बढ़ सकता है, किडनी फेलियर, अगेन कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है, बढ़ सकता है. हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो
हाइपोग्लाइसीमिया में इसका नहीं बढ़ता, सो दैट इज द आंसर। अगर देखो पेशेंट का शुगर कम है तो उसमें एंजाइम्स नहीं बढ़ेंगे, जनरली दे विल इंक्रीज, वेयर दे विल इंक्रीज विथ सम आई कैन से हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट और सम इन्फेक्शन इन द बॉडी। पेशेंट गिव्स क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ डायरिया एंड ब्लड इन स्टूल, डायरिया हो रहा है, ब्लड इन स्टूल, प्रेजेंट विथ मल्टीपल फिस्टुला इन पेरिनियम एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर। फिस्टुला है पेरिनियम में, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है, दीज आर क्लासिकली सीन इन Crohn disease. Ulcerative colitis will have lead pipe appearance or loss of ostration. Radiation enteritis काफ़ी रेयर होती है, which can sometime mimic Crohn disease, but it's rare condition. ओके, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। 34-year-old woman, 34 साल की फीमेल है, who work in a paint industry, present with bizarre behavior, abnormal behavior. She is not intoxicated but has jaundice. Abnormal movement of her limb, movement की abnormal हो गई, सो क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं कोरिया। इट कुड बी कोरिया और एथेटोसिस, हाथ पर अपने आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वी कॉल दिस कोरिया, राइट। न्यूरोलॉजिस्ट कंफर्म दैट कोरिया, आगे लिखा हुआ कोरियोफॉर्म मूवमेंट। अब देखो टेम्परेचर, बुखार थोड़ा सा आ रहा है, बीपी ठीक है, रेस्पिरेटर ठीक है, पल्स ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है, सोडियम भी ठीक है। अनकंजुगेट बिलिरुबिन इज 1.4, टोटल बिलिरुबिन 3.4, थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। हेपेटाइटिस प्रोफाइल नॉर्मल, सेरुलोप्लाज्मिन इज 5, सेरुलोप्लाज्मिन कम है। यूरिन क्लियर है, सीरम ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी कम है। 24 आवर यूरिन ऑस्मोलैलिटी 652, ये नॉर्मल है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी फॉलोइंग फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन 888, अगेन ये भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, सो आई एम नॉट टेकिंग। AST इज 105, AST इज स्लाइटली एलिवेटेड। सो व्हाट इज द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दिस कंडीशन? अब देखो, हीमोक्रोमेटोसिस इज आयरन ओवरलोडेड स्टेट, तो कहीं पर हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है। आयरन अगर पैंक्रियास में जमा होगा तो पेशेंट को डायबिटीज भी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मेन हिंट इन दिस क्वेश्चन विच आई एम हाईलाइटिंग नाउ, द मेन हिंट और आई कैन से हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कम है। So seroplasmin level less than 5, it is classically seen in patient with Wilson disease. So Wilson disease is ATP7B gene defect where there is less ceruloplasmin, so copper get accumulated. Okay, moving to next one, what you can see. अब देखो ये उंगली ऐसे फ्लेक्स हो रही है, there is flexion of DIP, flexion of DIP and hyperextension of PIP. What we call a swan neck. Swan neck is seen in rheumatoid arthritis. Simple. You can see fingers are flexed, right? Swan neck deformity. ये जो है इसको बोलते हैं bottonaire. This one is bottonaire. This thumb is called Hitchhiker's thumb, hypermobile thumb, Hitchhiker's thumb. Okay, what you can see if you see, if I draw this sign, you can see there is a pleural effusion here. This sign is what we call this meniscus sign. So ये कुछ एक्सरे जो आपको पता होने चाहिए, they ask you in exam. यहाँ पर आप देखोगे पूरा फ्लूइड जमा हुआ है, we call this meniscus sign. Okay, what you can see in this images diagnostic of lung cancer? No, lung cancer ऐसा थोड़ी होता है, lung cancer एक्सरे में दिखता भी नहीं है. Images pneumonia कहीं दिख रहा है? Can you see any consolidation? No. So what you can see like these is like a hyperinflated lung. So it's a hyper expanded lung. Cardiomegaly नहीं है. Cardiomegaly होगी तो cardiac size बढ़ेगा. Cardiac size will be increased. Moving to next one. What you can see this. This angle is called left कार्डियोफ्रेनिक एंगल. कोस्टोफ्रेनिक इधर होगा, दिस कार्डियोफ्रेनिक. सो देखो पहले तो ये आपकी राइट साइड हो गई, ये आपके लेफ्ट साइड हो गई, सो राइट वाले ऑप्शन रूल आउट हो गए. अब कोस्टोफ्रेनिक इधर होगा, दिस इज कार्डियोफ्रेनिक, लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल. boot shape heart, where we see boot shape heart, tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot you will see boot shape heart. कुछ और हार्ट के शेप पूछते हैं कई बार, लाइक in TGA we will see egg on string appearance, एक्सरे में मिलेगा. एंड एप्स्टीन एनोमली, ये लिथियम से होती है, इसमें बॉक्स शेप का दिखेगा हार्ट. यू विल सी बॉक्स शेप, इट विल लुक लाइक अ बॉक्स. So these are some of the topics which I have discussed related to your exam. So I hope you'll just watch them once and maybe some of this question will be coming into your exam. So डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाना है. नहीं आ रहा क्वेश्चन रूल आउट करके सही आंसर पे जाना है.
तो ऑल द बेस्ट, रिमेंबर यू कैन, यू विल, बाय बाय।